सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। स्टॉक एक्सचेंज में आज खासी बेहतर पेशरफ सामने आई है। सिर्फ पहले सेशन में ही 608 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 73,200 की सतह भी अबूर कर गया है। अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड ये इंडेक्स बना रहा है। और अब देखना यह है कि जब IMF का वफ्द आने वाले दिनों में पाकिस्तान आ जाएगा और प्रोग्राम पर नेगोशिएशन शुरू होगी तो फिर ये इंडेक्स कहाँ तक जाता है, स्टॉक मार्केट मजीद कितना बेहतर परफॉर्म करती है। इन दिनों में जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल रही, ये हफ्ता बतौर मजमूई स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के लिए खासा बेहतर तस्वुर किया जाएगा। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या और आगे क्या उम्मीदें हैं, इस पर गुफ्तगू हम करेंगे। मोहम्मद सुफियान साहब डायरेक्टर हैं सोहेल फारूक सिक्योरिटीज एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुफियान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त तक जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है, इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, रोज एक नया रिकॉर्ड सामने आ रहा है। ये हफ्ता ही बड़ा जबरदस्त रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस है जब IMF के साथ पाकिस्तान की नेगोशिएशन शुरू होगी, प्रोग्राम कामयाबी के साथ पाकिस्तान हासिल करेगा, तो ये इंडेक्स मजीद ऊपर जाएगा? इंडेक्स तो अब मजीद ऊपर जाएगा, जाहिर है। इंडेक्स का तो ऊपर ही जाना है। हमारी मार्केटों ने हमेशा हमेशा से ऊपर ही जाना है, ऊपर ही गई है मार्केटें। जहां से शुरू हुई थी उसके बाद से ऊपर ही गई है, तो मार्केट ने आगे भी ऊपर ही जाना है। लेकिन वजह जो आप IMF की कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, पर्सनली मेरा ऐसा ख्याल है कि IMF तो एक वजह बन सकती है, आगे आने वाले दिनों में वो हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो मजमूई तौर पर जो बेहतर एक वजह बनी है मार्केट के अंदर, एक पॉजिटिव मोमेंटम जो बना है, उसकी वजह जो है वो है महंगाई। महंगाई के जो नंबर्स कम आए हैं उसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड एक जरा खुशी की लहर है और एक जरा एक उम्मीद जागी है कि यहाँ पर हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली इस दफा जो पिछली 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इंटरेस्ट रेट हमारे कम हो जाए, तो हो सकता है कि इस दफा चूंकि इन्फ्लेशन नंबर बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो हो सकता है इस दफा इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे आए। तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, कंपनीज को बड़ा बेनिफिट होता है। तो कंपनीज के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट आए थे, तो वहां पर और ज्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाएगी, वहां पे मतलब उम्मीद बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग भी है और इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो मार्केट में कंटिन्यू नजर आ रहा है। सुफियान साहब, ये जो कंपनीज को जो फायदा होता है, ये इस फायदे का फिर ये सिर्फ जो असर है वो सिर्फ मालकान तक ही महदूद रहता है, या जो एक निचला तबका एक आम एम्प्लॉय है उस तक भी फिर ये कन्वर्ट होता है? आम एम्प्लॉय का तो वो तो सर वो तो अब कंपनी जाने और उसका आम एम्प्लॉय जाने और वो मालकान ही जाने। लेकिन मैं एक जो जनरल बात कर रहा हूँ कि कंपनीज को जो फायदा होता है वो उनकी बैलेंस शीट होती है ना, वहां पर एक होती है फाइनेंस कॉस्ट। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं ना, तो फाइनेंस कॉस्ट कंपनीज को काफी अच्छी लगती है। यानी कि जो आपने इंटरेस्ट के ऊपर जो पेमेंट, जो लोन के ऊपर जो पेमेंट देनी होती है, जो इंटरेस्ट देना होता है, तो उसको बेसिकली कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट कंपनीज की कम हो जाती है इंटरेस्ट रेट्स नीचे गिरने की वजह से, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती हुई नजर आती है, तो शेयर्स मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि एक कंपनी जब इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है, तो आगे आने वाले वक्तों में जब और इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो इसकी तो गुंजाइश और बढ़ जाएगी नफा कमाने की। तो वो इसलिए उसमें पैसा डालते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से बहुत ही लोएस्ट के मल्टीपल पे आप चाहे बैंकिंग सेक्टर देख लें, चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ENP सेक्टर, इवन छोटे से छोटा सेक्टर, कुछ 2-3 दिन ही हुए हैं तकरीबन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल के जो स्टॉक्स हैं बिल्कुल लोएस्ट के ऊपर मिल रहे थे और सभी लोग बता रहे थे कि ये लोएस्ट के ऊपर खरीदने चाहिए। और एक जरा ब्रेकआउट हुआ, टेक्निकल ब्रेकआउट भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन आप देखें जो बिल्कुल लोएस्ट मल्टीपल के ऊपर चीजें मिल रही थी, तो वो बहुत तेजी से कैप लगे हैं उनके ऊपर और बहुत तेजी से शेयर प्राइसेस इंक्रीज हुए। इसी तरीके से आज सीमेंट के स्टॉक्स के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए। तो ये आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल इंडिकेशन दे रही है मार्केट के मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। उसी वजह से बायर्स का इंटरेस्ट अब भी मार्केट के अंदर मौजूद है और इंशाल्लाह मार्केट ने ग्रो करना है। ठीक है, तो सुफियान साहब, ये हमने देखा कि ना केयर टेकर गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी को कम किया, ना जब ये मुंतखब हुकूमत आई इसने भी फिर उसको स्टेबल रखा है। तो अब ये अगर आने वाले दिनों में भी ये स्टेबल रहती है या कोई माइनर सी इसमें कमी आती है, तो उसके मार्केट पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? और ये ऐसी सिचुएशन में हम बात करें कि आगे बजट भी आने वाला है, तो बजट से पहले क्या कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड है? बजट से पहले करेक्शन तो देखिए मार्केट का हिस्सा है। बजट से पहले हो, बजट से बाद हो, IMF के बाद हो, इंटरेस्ट रेट के करेक्शन तो मार्केटों में चलती रहती है। मार्केट में उतार चढ़ाव तो वो एक तो मार्केट का हिस्सा है, मार्केट का हुस्न है, वो होता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बगैर कोई ऐसी चीज नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाती रहेगी। नहीं, मार्केट ऊपर गई है तो नीचे भी आना है, करेक्ट भी करना है उसने। बाकी आपने जो सवाल किया मुझे कि जो शरह सूद नहीं गिराया केयर टेकर गवर्नमेंट ने या अभी तक जो गवर्नमेंट बैठी है उसने, वो देखिए बहुत अच्छा कदम था उनका, बहुत ही ज्यादा अच्छा कदम था। आई अप्रिशिएट देम। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया कि उन्होंने बिल्कुल रियल मार्केट रेट के ऊपर चला और कोई डेस्परेट मूव यहाँ पे नहीं दिखाया। लास्ट इंटरव्यू मैंने जो आप लोगों के चैनल पे दिया था उसमें मैंने यही बताया था कि अगर ये इंटरेस्ट रेट्स को 1-2 मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी रोक के चलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होगा मार्केटों के लिए, कि फिर हमें बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश मिल जाएगी, जो कि अभी हमें रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नजर भी आ रही है। यानी कि जून के महीने के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी तब तक बजट भी आ चुका होगा और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली शायद IMF का नोट भी एक तरीके से ऑफिशियल ना है, लेकिन पीछे हाँ या ना में जवाब आ जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबली हाँ ही हम समझ रहे हैं।
तो उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट गिरेंगे, तो वो बहुत अच्छा कदम होगा। भले थोड़े से भी, अगर 0.25% गिरता है ना, 25 बेसिस पॉइंट भी, तो मार्केटें बहुत ज्यादा शूटअप कर सकती हैं, क्योंकि एक वो चीज जिसके लिए मार्केट पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रही थी, मार्केट पार्टिसिपेंट इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केटें चौक थी, जिसकी वजह से कंपनीज चौक थी, तो वो एक रास्ता हमें खुल जाएगा और एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, और एक इंडिकेशन जब मिलेगा तो उसकी वजह से मार्केटें बहुत तेजी से फ्लरिश करेंगी। और सफेद साहब, अभी ज़ाहिर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक दरवाज़ा खुल चुका है, वो भी आने वाली है। सऊदी अरब के साथ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की तवक्को की जा रही है। तो अब ये भी कमोबेश उसी वक्त होगा जब ये नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा, जब ये बजट आ रहा होगा। तो अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कुछ पाकिस्तान को इसी अगले चंद दिनों में हासिल हो जाती है, कोई 30 से 35 या 40 दिन अगर लगते हैं इसमें, तो ये भी मार्केट के लिए एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जी बिल्कुल, जैसे ही सऊदी डेलीगेशन आई थी, या हमारे वजीर आजम साहब सऊदी अरब गए थे, या फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स, जो सऊदी इन्वेस्टर्स की एक डेलीगेशन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आई, वो जिस दिन ये खबरें आती रही और जिस दिन ये डेवलपमेंट होती रही, उस दिन हमने मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा रुझान देखा और बड़ा पॉजिटिव साइन मार्केटों ने शो किया। करीबन करीबन 1,000 पॉइंट, 1200 पॉइंट मार्केट है वहां पे प्लस भी रही थी। तो ये जाहिर है कि जब इन्वेस्टमेंट का एक तसलसल शुरू हो जाएगा, तो मार्केट इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। और ऑलरेडी काफी सारी चीजें प्राइस इन भी होती है। हो सकता है आप जो बात कर रहे हैं कि 40 दिन बाद या 50 दिन बाद अगर इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है, तो मार्केट उसको पहले से प्राइस इन कर ले। तो मार्केट पहले से फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो उसको पहले से प्राइसिंग करके चलती हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल इसका पॉजिटिव असर जरूर आएगा मार्केटों पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुफियान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, आने वाले दिनों में भी इंडेक्स मजीद ऊपर जाएगा। और आने वाले दिनों में ही चंद दिन के बाद IMF का वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। 16 मई को ये पाकिस्तान पहुंचेगा और फिर अगले 10 रोज़ यहीं पर क़याम करेगा। बड़ी अहम मीटिंग्स होंगी पाकिस्तान के अगले IMF प्रोग्राम से मुतालिक, क्योंकि एक हाई वॉल्यूम प्रोग्राम है। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। अब इस सिलसिले में जो आने वाला बजट है, उस पर भी मुशावरत IMF के इस वफ़द के साथ की जाएगी और उनके साथ मिल कर बैठ कर ही इस बजट को भी तश्कील दिया जाएगा। तो उसमें कितना रिलीफ पाकिस्तान के लिए हो सकता है, आवाम के लिए हो सकता है, और फिर जो ये प्रोग्राम है इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, और जितने दौरानिए का प्रोग्राम होगा, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो पाकिस्तान का इशू है वो इससे रिजॉल्व होता नजर आएगा या नहीं। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये IMF का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है, अच्छी बात यह कि इसी माह मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। 10 रोज़ा शेड्यूल है, तो अच्छी खासी बात हो चुकी होगी इस माह के आखिर तक। क्या उम्मीद हम लगाएं कि आसान शराइत पर पाकिस्तान को आने वाला प्रोग्राम मिल जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। आसान शराइत तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी के जो हालात हैं, जो हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, वो ऑल दो के इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से जो है वो IMF कोई शराइत आसान करेगा। क्योंकि आप देखें ना, हमारे जो इस वक्त शरह सूद है वो कितनी ज़्यादा 22% के ऊपर है। तो इसके ऊपर IMF जो है ना वो फोकस करेगा कि शरह सूद को जो है ना वो आपने मेंटेन रखना है, एटलीस्ट जो है वो इन्फ्लेशन की मुनासबत से। दूसरा जो है वो हमारे जो इसके अलावा दीगर जो अखराजात हैं हुकूमत के, सूद के हवाले से जो अखराजात हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और इसके आने के बाद मज़ीद उनके जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा पावर लाइन लॉसेस, कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से सर्कुलर डेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम मजमूई तौर के ऊपर देखें, तो बज़ाहिर नहीं लगता कि IMF जो वो हमसे कोई नरम किस्म के इकदाम करेगा, बल्कि वो उसकी कोशिश IMF की ये होगी कि टैक्स को बढ़ाया जाए। इसी तरीके से जो हुकूमती अखराजात हैं, जिनमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, पेंशन्स के हवाले से चीज़ें हैं, इनके ऊपर IMF की जो है वो खुसूसी तवज्जो होगी कि इसके ऊपर जो है वो हुकूमत तवज्जो दे और इनको कम करने की कोशिश करे। और ये सब कुछ करना ज़ाहिर है हमारे अपने फ़ायदे में भी है। अगर हम लोग जो है वो सर्कुलर डेट और दीगर चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, तो फिर हमारी इकोनॉमी जो है ना वो रियल टर्म्स में ग्रो नहीं कर सकती। तो ना सिर्फ ये कि IMF के मुतालबात हमारे लिए होंगे, हमें खुद भी जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। ये सारी जो इस्लाहात जो सजेस्ट की जाएंगी वो हमें खुद से भी करनी पड़ेंगी, अदरवाइज जो है ना वो हालात मजीद बिगड़ने का अंदेशा है। तो बहरहाल IMF के वक्त की जो आमद है और उसके बाद इट्स अ गुड थिंग और बहुत अच्छी खुशाइंद बात है ये। और ज़ाहिर है कि चौधरी साहब, ये 6 अरब डॉलर का प्रोग्राम हो या 7 अरब डॉलर का हो, लेकिन ये साल के एतबार से तो ये 25% ये रकम मिलेगी, चूँकि ये 3 से 4 साल का दौरानिया होगा इस प्रोग्राम का। तो अब जो पाकिस्तान को अगले 1 साल के लिए पेमेंट्स करनी है, उसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 12 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान को रोल ओवर चाहिए। उसमें सऊदीया, UAE और चाइना से पाकिस्तान ये दरख्वास्त करेगा। तो ये IMF के प्रोग्राम में जाने के बावजूद भी हम रोल ओवर्स पर चल रहे हैं। पाकिस्तान की जो डॉलर्स की नीड है वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा?
देखिए, मैंने जैसे शुरू में आपसे ज़िक्र किया कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, $13 बिलियन तक तो हैं, लेकिन हमें जो आने वाले साल हैं, 2 से 3 साल, इनमें तकरीबन 24 से 25 अरब डॉलर जो है, वो सालाना हमें अपनी डेट रीपेमेंट करनी है। अब उनमें कई ऐसी होंगी जो रीशेड्यूल हो जाएँगे, कई ऐसे होंगे जो पहले ले लेंगे हम, बाद में वापस कर देंगे, कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ होंगे, कुछ बायलैटरल लोन्स होंगे, कुछ दीगर इदारों के साथ होंगे। तो एक नेट अगर मैं इसको सम अप करूँ तो हमें एटलीस्ट $15 बिलियन का आउटफ्लो तो होगा ही होगा। यानी अगर हम रीशेड्यूल भी करवा लेते हैं कर्ज़े, तो इस वजह से आप देखें कि हमें सऊदी अरब से भी जो है वो डॉलर्स चाहिए होंगे। अब वो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में आए तो दी बेस्ट है। अगर वो लोन की सूरत में आते तो ज़ाहिर है वो फिर किसी न किसी वक़्त देने होते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में आए तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमें रिज़र्व्स की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आने वाले वक़्तों में हमें डेट्स की रीपेमेंट करनी है। तो उन डेट की रिपेमेंट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, उनको जमा करने के लिए स्टेट बैंक को अपने पास रिजर्व शो करने, ज़ाहिर है उसका जो हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या हम अपनी जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएँ, इम्पोर्ट्स को कर्टेल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने ये तो बहुत अच्छा काम किया है कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो एट द एंड ऑफ जून 1.5 के अराउंड लॉस पे रहेगा, तो दैट इज़ गुड थिंग। ट्रेड अकाउंट जो है वो सिर्फ 4 या 5 बिलियन लॉस के ऊपर आ चुका है जो है टिल डेट। तो ये अच्छे सारे सिम्पटम्स हैं। तो इसके बावजूद हमें जो है वो मज़ीद अपने आप को बेल आउट करवाना पड़ेगा। इससे हमारा जो है ना वो काम हो नहीं रहा, क्योंकि इम्पोर्ट्स के ऊपर हमने कर्टेल किया हुआ है। इकोनॉमी उसकी वजह से रुक गई है, इकोनॉमी में ग्रोथ भी रुक गई है। अब देखें शरह जो जीडीपी की शरह वो 2.2 या मैक्सिमम 2 तक जो है ना वो टच कर रही है। तो ये सारी इस किस्म की वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमें दूसरे मुल्कों के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। तो आईएमएफ ज़ाहिर है जब हमें इस हवाले से लोन देगा, ऑल्दो कि अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वो कितने बिलियन का देगा, 5 बिलियन का, 7 बिलियन का, हो सकता है 10 बिलियन का भी हो। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो किस सही। तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हम उनकी शराइत को पूरा करते हैं, हमारे इकोनॉमी ठीक के है, जो तो अब अशारिये हैं अच्छे चौधरी साहब मजबूत कह रहे हैं कि होंगे, ज़ाहिर तो फॉरेन ज़ाहिर है आईएमएफ भी डायरेक्ट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोन की इस देगा। वक्त पाकिस्तान और को बहुत अगर ज़्यादा उनके ज़रूरत पास है। हमने तो इस तनाजुर में अब इसी महीने मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है वो कितनी अहमियत का हामिल होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस सवाल मैं रखता हूँ। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। माहिर माशियात चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, अब वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि अब जो सऊदी कंपनीज़ हैं, जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं, जो वफ्द अभी सऊदीया का आया था, आपस में बहुत सारी कंपनीज़ के मुआहदे हो चुके हैं। और अब इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर और कन्फर्मेशन के तौर पर मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान बहुत अहम है। तो अब जब पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत भी है, तो उस तनाजुर में कितनी अहमियत का हामिल है दौरा? देखिए, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन रेमिटेंसेस के बाद अगर हमें कोई चीज़ पाकिस्तान को या पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को जो चीज़ सहारा दे सकती है, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उस हवाले से जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे नज़दीकी मुल्क है वो सऊदी अरब है, जो इससे माजी में भी हमारी जो है वो माशी हिसाब से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करता रहा है, हमारी इमदाद करता रहा है। लेकिन अब वो बाकायदा इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है ना वो चीज़ों को आगे प्रोसीड किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि उसमें जो ज़ाहिर है कोई भी दौरा होना होता है, ये एमओयूज़ साइन करने होते हैं, तो उससे पहले जो है जितने भी वहाँ के ताजिर वगैरह होते हैं ये उस मुल्क के, वो आके पहले अपने यहाँ के हालात वगैरह देखते हैं, मीटिंग्स करते हैं। उसके बाद एक एमओयू जो है वो तकरीबन तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो उन सरबराह मुमलिकत जब आते हैं तो वो फिर आके फॉर्मली उन चीज़ों को साइन किया जाता है। और यही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक का स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है कि उनके जो सऊदी अरब के जो ताजिर थे वो उनके जो वज़ीर आए हुए थे उन्होंने भी यहाँ पे आके मुख्तलिफ हमारे तिजारत के हवाले से मंसूबों का जायज़ा लिया, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो अब उसके बाद जब एमबीएस का जो दौरा होगा इंशाल्लाह, तो वो इन सारे जो मंसूबे जो फाइनलाइज हो चुके हैं उनके एमओयूज़ के ऊपर बाकायदा दस्तखत किए जाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमें लगेगा कि हमारे मुल्क में दोबारा से एक तरक्की का माहौल जो है वो डेवलप हो गया। बहुत बड़ा कारनामा होगा, और इसमें तमाम तर जो क्रेडिट जाता है वो वज़ीर आज़म साहब को जाता है, और साथ साथ जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है, जिनकी ज़ाती काविशों से जो है वो ये सब कुछ मुमकिन हुआ, और सऊदी अरब से जो है ये इन्वेस्टमेंट का आना जो है वो मुमकिन हो पाया। और ये बारिश का मेरे हिसाब से पहला कतरा है
उसके बाद दीगर जो ममालिक हैं, जैसे अगर यूएई की बात की जाए, कतर की बात की जाए और जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं, उनके साथ काफ़ी हद तक हमारे इनिशियल जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। सऊदी अरब की तरफ से जब एक मरतबा स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि मज़ीद दूसरे जो अरब ममालिक हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत, ये भी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर आगे आएँगे और हमारे जो फ़ॉरेन जो रिज़र्व्स हैं जिनमें हमें कमी का सामना है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हमारा रुपया कमज़ोर हुआ हुआ है, तो वो आपको मज़ीद बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में जो है वो डॉलर में मज़ीद जो है वो मैं कमी का इम्कान देख रहा हूँ इस फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। बहुत खुशाइंद दौरा है और इसको जल्द अज़ जल्द मेरे ख़्याल में हो जाना चाहिए और उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक या नेक्स्ट मंथ में ये दौरा जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। और चौधरी साहब, ये इस पूरी सूरत हाल में SIFC का कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी गेम चेंजर का इस वक्त रोल प्ले कर रही है SIFC? चूँकि जब इसकी तश्कील हुई उस वक्त ये दावे किए गए थे ज़ाहिर है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, $50 अरब, $70 अरब, और उसके चंद माह बाद फिर उस पर तनकीद भी होना शुरू हुई कि अब तक कुछ अमली तौर पर सामने नहीं आ रहा। लेकिन अब बहरहाल पता चल रहा है कि होमवर्क चल रहा था और एंगेजमेंट चल रही थी। अब उसके जो एक अमली समरात हैं वो आप समझें कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं, और फिर जो दीगर ममालिक का जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं उनके साथ भी ज़ाहिर मामला चल रहे हैं और आगे चलकर पाकिस्तान को ये इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो अगले 2-4-5 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में SIFC के थ्रू आ सकती है? पाकिस्तान के आप देखें सियासी जो हालात पिछले 2 साल से रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई इस बात की तनकीद करता है कि SIFC जो है वो कुछ नहीं कर पाई, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती वाली बात है। जिस सियासी हालात में इस वक़्त बैरूनी माशी, आप माशी हमारे अशारिये देखें, हमारी इस वक़्त क्या पोज़ीशन है, महँगाई कहाँ पे, बेरोज़गारी कहाँ पे, गुर्बत कहाँ पे, GDP का लेवल आपके सामने है, कितनी हमारी GDP की शरह है। और उसके बाद तमाम तर कंट्रीज़ के साथ जो है ना वो एक ऐसा थोड़ी होता है कि जी आप गए और उन्होंने बोला हाँ जी ठीक है हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे टायरलेस एफर्ट्स होती हैं, इसके पीछे नंबर ऑफ मीटिंग्स होती हैं और SIFC का किरदार इसमें रीढ़ की हड्डी का है। और अगर SIFC ना होती तो मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट आज नहीं आ रही होती। ये सारा का सारा जो कुछ इनिशिएट हुआ है ये SIFC के प्लेटफॉर्म से हुआ है और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की रोल प्ले किया है, क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके ज्यादा नेगोशिएशन जो है ना वो MBS हो या इवन हमारे जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं या कतर है, दीगर कंट्रीज है, वहां पे जाके उन्होंने उनके साथ डील किया। मुल्क की बेहतरी की खातिर हम ये थोड़ी देखेंगे कि जी आपने ये करना है या नहीं करना है। मुल्क जो है ना वो डूब रहे हैं या मुल्क माशी बदहाली का शिकार है, तो उसमें फिर जो है ना वो आप ये समझे कि इमरजेंसी की सूरत हाल होती है और उसमें SIFC ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है। बाकी रह गई टाइम लेने वाली बात, तो ये इस तरह के बड़े बड़े मंसूबे या बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक दिन में नहीं आया करती, उसके पीछे महीनों की और सालों की वर्किंग होती है और उसके बाद जाके वो चीजें मटेरियलाइज होना शुरू होती हैं। और आप अब देखेंगे कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट जैसे ही हमारे यहाँ पे आएगी तो उसके बाद दूसरे मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करेंगे। हमारे यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, हमारे यहाँ पे मिनरल्स माइंस में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और ये सारी अपॉर्चुनिटीज इन सबको दिखाई गई हैं और उन्होंने इन चीज को इंडोर्स किया है। ये जितने भी ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ इन्होंने इस चीज को इंडोर्स किया कि वाकई इसमें स्कोप है। यहाँ से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान अपने लिए कमा सकता है, वो मुल्क भी अपने लिए कमाएंगे। यही तो इन्वेस्ट है ना, बजाय इसके कि हम कर्ज की तरफ जाएं। तो SIFC ने हमें कर्ज से एक किस्म का मुतबादिल कर्ज का हमें फराम किया कि ना हमें जो ना वो IMF से बार बार भीख मांगनी पड़े। हमारे पास यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होगी तो हमें एक आध प्रोग्राम के बाद ही इंशाल्लाह हम अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएंगे और आइंदा अल्लाह ने चाहा तो हमें कभी भी IMF के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये सारा का सारा जो मेन उसमें रोल प्ले किया दैट इज SIFC, और किसने किया? ठीक है, एक बड़ी गेम चेंजर है SIFC और ज़ाहिर है मुस्तकबिल में जो इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है, वो भी इसी की कोशिश आ रही है। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। माशिया अशारिये तो मुल्क के बेहतरी की तरफ जा, लेकिन हमारे मुल्क के किसान अबतरी का शिकार हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, चूँकि अब पंजाब हुकूमत वाज़े तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि वो किसानों से गंदम नहीं खरीदेगी। पास्को की खरीदारी का हदफ ज़रूर बढ़ाया गया है, लेकिन वो शायद सिर्फ आटे में नमक के बराबर है और उससे किसानों को कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा। 18 लाख मैट्रिक टन इसको कर दिया गया है, पहले ये 14 लाख मैट्रिक टन था। अब क्या इससे किसानों को कोई फ़ायदा होगा? और पंजाब हुकूमत के गंदम ना खरीदने से उसके क्या असरात किसानों पर मुरतब हो रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। चौधरी हसीब अनवर साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो पंजाब हुकूमत का इस वक्त फैसला आया है, इस पर क्या रद्दअमल है? आप लोगों ने पहले ही एहतजाज की कॉल दी हुई थी, कोई बातचीत चल रही है, हुकूमत को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने इस फैसले को वापस ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है
कि इस मुल्क का 65% किसान एक ऐसे मुआशी कत्ल हुकूमत ने उसका कर दिया है जिससे उसको बाहर निकलते हुए कम से कम 3 साल लगेंगे। अगर हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदनी थी तो इन्होंने हमसे गंदम लगवाई क्यों? पहले इन्होंने हमें पिछले साल जब गंदम का शदीद बहरान था, आटे का शदीद बहरान था, आटे की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, तब इनको इस मुश्किल से निकलने के लिए इस मुल्क का किसान नजर आता था और उस वक्त तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि सिर्फ वाहिद किसान ही है जो इस मुल्क को आटे में खुद कफील कर सकता है। किसान ने भरपूर मेहनत की और इस मुल्क को आटे में खुद कफील कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि उसको उसकी मेहनत का कोई ना कोई अजर मिलता, उसको उसने जो दिन रात मेहनत की, गर्मी और सर्दी के अंदर मेहनत करके गंदम की फसल को तैयार किया, महंगी इनपुट्स डाली, आज वो बेचारा 30 से 40 हजार फी एकड़ नुकसान कर कर बैठा है। और मैं यहाँ इन जालिम हुक्मरानों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसान की जेब काट कर उसका गला दबाकर अपनी 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम को आटे के अंदर सब्सिडी दे देंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। आज भी किसी भी जगह पर गंदम सस्ती होने के समरात कहीं पे भी शहरियों को नहीं मिल रहे। आज भी तंदूरों पर रोटी उसी रेट पर है, बेकरी आइटम्स आज भी उसी रेट पर बेची जा रही हैं। कोई चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है। आपने किसान का तो मौशी कत्लेआम कर दिया, सिर्फ 2 महीने ठहर जाइए, उसके बाद आप इसकी अगली स्टेज में दाखिल हो जाएंगे जब ये माफिया जो आज 250 से 3000 रुपए में गंदम लूट रहा है, यही माफिया जब 4500 से 5000 रुपए में आपके शहरियों को आटा देगा, तब आप बताइएगा कि तब आप कहां से सस्ता आटा या सस्ती गंदम लाकर देंगे। अच्छा। आज किसान इस कदर गुर्बत की चक्की में पिस गया है कि वो अगली फसल लगाने के काबिल ही नहीं रहा। उसमें इस कदर बेयकीनी की सूरत हाल आ चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं अगली फसल लगाऊंगा अच्छा, तो उसमें भी मेरे साथ यही डकैती हो जाएगी। साहब, ये जो पेशकश केपीके से आपको की गई है, उस पेशकश से किसानों के मसाइल कुछ कम होते या हल होते आपकी नजर में हो सकते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि केपीके के गवर्नमेंट की टोटल जो उनको गंदम चाहिए होती है वो 6 लाख टन चाहिए होती है। अच्छा। केपीके के अंदर जो उनकी सेल्फ प्रोडक्शन है वो तकरीबन 3 लाख टन के करीब है। 3 लाख टन केपीके की जो गंदम की जरूरत है वो सूबा पंजाब से ही पूरी की जाती है। इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने जो भी पंजाब के किसानों को एक ऑफर दी है 3 लाख टन की, ये हमेशा से पंजाब से ही गंदम वहां पर जाती थी। अब चूंकि उसको एक सियासी रंग दिया जा रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट उन जिला के किसानों को होगा जिनके जिले इस टाइम केपीके के पास हैं। वो जिला जो कि केपीके से दूर हैं, उधर के किसानों को उस सूरत में फायदा होता जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फूड डिपार्टमेंट आकर खरीदारी करता। 3 लाख टन चले केपीके गवर्नमेंट खरीद लेगी, 4 लाख टन इजाफी अगर पास्को खरीद रहा है तो पास्को का टारगेट पूरे पाकिस्तान का होता है। अगर उसको देखा जाए तो हो सकता है 2.5-3 लाख का इम्पैक्ट आएगा पंजाब के ऊपर उसका, तो टोटल ये कोई 6-7 लाख टन का फर्क पड़ेगा। जबकि इस टाइम पंजाब की जो एक्सपेक्टेड टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है वो कोई 220 लाख टन के करीब है। पंजाब में इस वक्त 1 करोड़ 70 लाख एकड़ के करीब रकबे पर गंदम काश्त हुई, तो ये तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। लेकिन इसका कोई ना कोई फायदा कुछ किसानों को तो जरूर होगा। लेकिन जब तक महकमा पंजाब का फूड डिपार्टमेंट मार्केट के अंदर खरीदारी करने नहीं आएगा, तब तक इस किसान को गंदम की कीमत नहीं मिलेगी। सही। और ज़ाहिर चौधरी साहब, ये जो इस गंदम की कीमत ना मिलने की सूरत में जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह पर, जो आने वाली फसलें वो किस हद तक मुतासर होंगी, क्योंकि चावल, कपास या आगे और भी कुछ अहम फसलें, उसमें मकई की फसल भी शामिल है और एक्सपोर्ट में भी उसका बड़ा अहम किरदार होता है इन चंद फसलों का, वो फिर किस हद तक मुतासर हो जाएंगी? क्या वो काश्त करने के काबिल होगा एक काश्तकार? देखिए, गंदम के अंदर काश्तकार को 30 से 40 हजार फी एकड़ नुकसान हो गया। इससे पहले जिस काश्तकार ने मकई लगाई थी, मकई की उसको कीमत ही कम मिली, मकई के अंदर भी उसने 50 से 60 हजार नुकसान किया। तो हमारे पास कुछ काश्तकारों का प्रपोर्शन ऐसा आ गया जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव फसलों के अंदर नुकसान कर दिया। अगर उन्होंने गंदम की इनपुट्स उधार लेकर डाली थी तो वो बेचारे उधार वापस करने के काबिल ही नहीं रहे। इस सारे सिनेरियो के अंदर वो बेचारे अगली फसल किस तरह काश्त करेंगे? चलें, हम मान लेते हैं कि वो किसी ना किसी तरह उधार इनपुट्स लेकर
फसल काश्त करेंगे। लेकिन आप उसके कॉन्फिडेंस जो आपने उसका कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया है, उसके कॉन्फिडेंस को आप कैसे बहाल करेंगे? उसको ये यकीन कैसे आएगा कि जो मैं अगली फसल भी लगाने जा रहा हूँ, मेरे साथ उसमें भी डकैती ना हो जाए? अगर मैं चावल लगाता हूँ और हुकूमत ने यही काम मेरे साथ चावल में किया, अगर मैं कपास लगाता हूँ तो हुकूमत ने यही काम मेरे साथ कपास में किया, तो वो अपना नुकसान किस तरह कवर करेगा? वो तो नुकसान दर नुकसान में चला गया है, वो कवर कैसे करेगा इस कदर महंगाई की इस लहर में, जहां पर बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी हुई है। एक बेचारा गरीब किसान कहां से इस महंगाई का मुकाबला करेगा जब वो अपनी हर फसल में नुकसान कर रहा है? यही चीज बार बार हमने हुकूमत के सामने रखी कि अगर आपने फैसला करना है गंदम ना खरीदने का, तो आप ये ऐलान अगले साल कर दें, ताकि हर कोई आप उसके मुताबिक प्लानिंग कर ले। जिसको समझ आएगी गंदम की फसल काश्त करना, वो उतनी काश्त कर लेगा, जिसको नहीं समझ आएगी वो नहीं काश्त जी। करेगा। लेकिन हुकूमत ने कमाल हट धर्मी का मुजाहिरा किया और ये ऐलान कर दिया कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे। इसका इम्पैक्ट इस फसल पर भी होगा और आने वाले सीजन की गंदम पर भी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी हसीब अनवर, चेयरमैन किसान इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद थे। जो किसानों की मुश्किलात हैं वो इस वक्त सामने रख रहे थे हुकूमत के कि पंजाब हुकूमत अपने फैसले को वापस ले और किसानों की गंदम खरीदना शुरू करे, नहीं तो आने वाली जितनी भी फसलें हैं वो भी फिर मुतासर होना शुरू हो जाएंगी। अब जो कीमतें हैं इस वक्त, जो महंगाई की शरह है उसमें हमने मामूली कमी देखी है, 1.39% की उसमें कमी हुई है, जिसके बाद जो मजमूई महंगाई की शरह है वो 22.3% तक आ चुकी है। एक हफ्ते की ये जो कमी है इसके ओवरऑल महंगाई पर क्या असरात मुरतब होंगे, कौन कौन सी अशिया की कीमतें कम हुई हैं और किस में कीमत बढ़ी है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उमर हयात खान बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो डिटेल सामने आई हैं कीमतों की, इसमें वो आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कौन कौन सी अशिया हैं जो कि जिनकी कीमतों में कमी आई है, कितनी कमी हुई है और लोगों को भी वो कम कीमत पर दस्तियाब हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। हमने ये देखा कि गुज़िश्ता हफ़्ते भी महंगाई में कमी हुई थी और इस हफ़्ते भी कमी हुई है, और इसी तरह अगर देखा जाए तो माहाना बुनियादों पर भी जो है वो महंगाई की जो मजमूई शरह है उसमें कमी सामने आई थी। और अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता हफ़्ते जो है वो 18 अशिया की कीमतों में कमी हुई थी, लेकिन इस हफ्ते 13 अशिया की कीमतों में कमी हुई है, और उनमें हमने देखा कि प्याज जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो सस्ता हुआ है, और इसी तरह ज़िंदा मुर्गी जो है उसकी कीमत में बड़ी कमी सामने आई है। 80 रुपये फ़ी किलो तक ये ज़िंदा मुर्गी सस्ती हुई है, और इसी तरह 20 किलो आटे का थैला जो है वो भी 82 रुपये तक सस्ता हुआ है। LPG का जो घरेलू सिलेंडर है वो 114 रुपये तक जो है वो सस्ता हुआ है। तो अगर देखा जाए तो वो ज़रूरी अशिया जो इससे पहले आवाम को महंगे दामों मिल रही थी, रमज़ान में हमने देखा, फिर ईद के बाद तक ये अशिया महंगी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें हमें कमी आती हुई नज़र आ रही है। टमाटर जो है वो भी अब हमें तकरीबन 80 से 90 रुपये तक के दरमियान मिल रहे हैं। वो टमाटर जो तकरीबन 250 रुपये किलो तक चले गए थे। और इसी तरह कई एसेंशियल आइटम्स हैं, दालें हैं, चावल वो सस्ते हुए हैं। घी की कीमतों में भी कुछ कमी हुई है अगर हम गुज़िश्ता साल से मवाजना करें इस साल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके रेट्स जो हैं वो यकीनी तौर पर बढ़े भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जिन अशिया की कीमतों में कमी आई है अब वो बड़े पैमाने पर कमी है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रवां हफ्ते 1.39% की जो महंगाई की शरह है उसमें कमी आई है, और अब जो हसास कीमतों के अशारिये जो हुआ करते थे पहले तकरीबन 40% तक गए, अब 22.32% तक आ चुके हैं। तो ये ऐसे इशारे हैं कि अब अशिया की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन अब हुकूमत की कुछ अशिया में बड़ी कमी हुई है, लेकिन ये बड़ी कमी भी उतनी बड़ी नहीं है जितना इनमें इजाफा हुआ था। मुर्गी के गोश्त या साबुत मुर्गी, जिंदा मुर्गी की आप मिसाल ले लें तो 200-300 रुपये फ़ी किलो में इजाफा हुआ, और उसके बाद ये 70-80 रुपये की ये कमी कर दी गई। तो एक्चुअल तो जो उसकी प्राइस थी उसमें कोई 120-30 रुपये का इजाफा ही रहा है, लेकिन वो आदादो शुमार की हद तक उसमें कमी जाहिर की जा रही है। अरबाब, जो अगर देखा जाए तो ईद से के दिन या रमज़ान के आखिरी दिन ज़िंदा मुर्गी की जो फ़ी किलो कीमत थी वो 550 रुपये तक गई थी, और अब ज़िंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 330 से 335 रुपये तक आ चुकी है। लेकिन जो इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट किया है उन्होंने 340 रुपये रिपोर्ट किया है। तो ये कमी जो है अब अगर हफ्तावार बुनियादों पे, क्योंकि ये फिगर्स आ रहे होते हैं, तो हफ्तावार बुनियादों पर इसको बड़ी कमी ही कहा जा सकता है। इससे कबल हमने ये देखा कि जो ईद से एक दिन कबल मुर्गी जो है वो महंगी हुई थी, यानी 460 रुपये रेट था,
और उसके बाद हमने ये देखा कि डायरेक्ट जो है वो 500 रुपए तक चली गई थी। ठीक है, तो ईद के 3 दिन लगातार इसी रेट बहुत पर बहुत जो है शुक्रिया वो उमर मंदी आया में- साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।